और बड़ी खबर सीएम योगी के गोरखपुर दौरे को लेकर है और सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौसेवा भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर के लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन करेंगे नामांकन। बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान भी नामांकन करेंगे। तो गोरखपुर से रवि किशन चुनावी मैदान में है। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही हैं और देखिए जब भी वो गोरखपुर में जाते हैं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे कई तस्वीरें, गौ सेवा की तस्वीरें हमेशा आती रही हैं। और बड़ी बात यह है कि रवि किशन नामांकन दाखिल करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा इस बीच सीएम योगी करने वाले हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और यूँ तो सुबह सवेरे वो पूजा करते हैं और क्योंकि अब लगभग 8 बजे का वक्त हो चुका है तो पूजा अर्चना सीएम योगी की लगभग हो चुकी होगी। लेकिन इस बीच गौ सेवा की तस्वीरें ज़रूर सामने आएंगी जल्दी। तो रवि किशन के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि रवि किशन यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से रवि किशन को पिछली बार आपको याद होगा कि चुनावी मैदान में उतारा गया और खुद आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब सीएम योगी आप लगातार पिछली बार भी उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। क्योंकि गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है गोरखपुर। और उस बीच रवि किशन ऐसे चुनावी मैदान में है और रवि किशन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन से पहले एक बार फिर। और आगे बढ़ते हैं परख। उधर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड का दौरा है। ओडिशा दौरा भी आज होने वाला है। 11:45 पर दुमका पहुंचेंगे झारखंड के, वहां पर जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:10 पर गोड्डा पहुंचने का कार्यक्रम है, वहां पर जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को 4:20 पर पुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बैक टू बैक दौरे आज रहने वाले हैं राजनाथ सिंह के। बात अगर करें हम झारखंड की तो आज का दौरा झारखंड का बेहद खास रहने वाला है। स्टार प्रचारकों का दौरा झारखंड की तरफ लगातार जारी है। आज आपको बता दें दुमका गोड्डा में जनसभा होगी। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे झारखंड और उसके बाद ओडिशा पहुंचने का भी कार्यक्रम है। झारखंड के दुमका और गोड्डा पहुंचेंगे, वहां पर करेंगे जनसभा को संबोधित और उसके बाद ओडिशा के पुरी में भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की तो उनका भी झारखंड का कार्यक्रम है। वो खूंटी पहुंचेंगे और वहां पर सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। 40 मिनट तक चुनावी सभा को वहां संबोधित करेंगे और इसके बाद उनकी वापसी है। तो कुल मिलाकर जितने भी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, अब वो रुख कर रहे हैं झारखंड की तरफ, क्योंकि अब जो चुनाव होना है अगले चरण का, उस पर पूरा फोकस है बीजेपी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की करेंगे क्योंकि आज तमाम ऐसी खबरें हैं जिनका जिक्र न्यूज़पेपर में है और पाकिस्तान की भी ऐसी खबर। पाकिस्तान के ग्वादर में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि लोगों को नींद में गोली मारी गई है। हमले में 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पीएम शहबाज ने कहा कि हम आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे, यानी कि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला पोसा आज वही आतंकवाद उसके लिए अब खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के ग्वादर में गुरुवार सुबह एक अज्ञात हमलावर ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल की तरफ से ये जानकारी दी गई कि हमले के वक्त जो मृतक थे वो सो रहे थे और ऐसे में गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हुआ। मृतक पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे और खबर यह है कि ग्वादर पोर्ट के पास नाई की दुकान पर काम करते थे। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि घटना को देश के दुश्मनों की कायराना हरकत करार दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटाकर रहेंगे। तो देखिए पाकिस्तान का एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र है ग्वादर, जहां पर ये अटैक हुआ है और इसी को लेकर ये उनकी तरफ से कहा गया कि जो अटैक किया है यानी कि आतंकवाद को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकियों को पाला पोसा है। अब वही आतंकवाद, वही जो आतंकी पाकिस्तान के गले की हड्डी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उन पर ही अटैक कर रहे हैं। ग्वादर स्टेशन के एसएचओ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई की सुबह हमलावर मृतकों के घर में घुसा और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। उनका ये भी कहना है कि ग्वादर से 25 किलोमीटर दूर था उनका घर और अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि कोई क्या आतंकी संगठन इस हमले की जिम्मेदारी लेता है या नहीं। आगे बढ़ेंगे। साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस के साथ अमेरिका का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज के तहत एक शिप को डुबोया गया। चीन ने अभ्यास पर आपत्ति जाहिर की है। तो साउथ चाइना सी में लगातार जो कई ऐसे देश हैं जो कि अपनी धमक दिखा रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर एक एक्सरसाइज हुआ है। मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस ने मिल करके संयुक्त ऑपरेशन चलाया और इसके तहत एक जहाज़ को डुबोया गया। 22 अप्रैल से उसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि जैसे ही जानकारी चीन को लगी तो चीन ने इसको लेकर के कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस के साथ यूएस का ये युद्धाभ्यास और साउथ चीन सी जो पूरा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सामरिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी भूमिका अहम हो जाती है। और अब जहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पर एक्सरसाइज वहाँ पर हुआ है, उसके बाद से तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। चीन ने इसको लेकर के आपत्ति जाहिर की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अकेला खड़ा रहेगा इजराइल। यूएस के हथियार रोकने की धमकी पर बोले नेतन्याहू, हथियारों की आपूर्ति नहीं करेंगे। बाइडेन ने कह रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अगर हमें अकेला खड़ा होना पड़ा तो हम अकेले भी खड़े होंगे। गाजा पट्टी में बीते 7 महीनों से ज़्यादा समय हो चुका है। भीषण जंग लगातार जारी है और इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि उसके पास गाजा के दक्षिणी शहर रफा में अपने हमलों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हथियार हैं। इजरायली सुरक्षा बल यानी कि आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या सेना अमेरिकी हथियारों के बगैर अभियान चला सकती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सेना के पास उन अभियानों के लिए सभी हथियार हैं जिनकी वो योजना बना रहा है। रफा में अभियान के लिए भी हमारे पास सभी हथियार हैं जो हमें चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर उन्होंने ये दरअसल बात की जिसमें उन्होंने कहा कि वो उन आक्रामक हथियारों की आपूर्ति नहीं करेंगे जिनका इस्तेमाल इजराइल गाजा में हमास के अंतिम गढ़ रफा पर चौतरफा हमला करने के लिए कर सकता है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के साथ करीबी संबंध बने हुए हैं, असहमतियों को बंद दरवाजे के पीछे से हल किया जाना चाहिए। और गाजा के तट पर अमेरिका के द्वारा अस्थायी समुद्री घाट का अब तक निर्माण नहीं किया गया, लेकिन एक प्राथमिक चिकित्सा जहाज उस प्रस्तावित घाट के लिए भी रवाना हो चुका है। तो कुल मिलाकर देखिए 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, गतिरोध अभी भी लगातार जारी है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अभी तो यहाँ पर कोई शांति नजर नहीं आती। और अब आगे बढ़ेंगे, बात सऊदी की होगी, जहां पर सऊदी में न्यूम प्रोजेक्ट के विरोधियों को मारने का आदेश दे दिया गया। अब तक 5 की मौत हो चुकी है और 3 गांव पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। ये क्राउन प्रिंस सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन देखिए इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो क्राउन प्रिंस है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन अब तक 3 गांव पूरे तरीके से तबाह इसको लेकर हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। तो ये प्रोजेक्ट है जिसमें विरोधियों को मारने का आदेश है। बहुत ही हैरानी करने वाली बात है कि जो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं उन्हें सीधे जान से मारने का ही आदेश दे दिया गया है। 3 गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दुबई से भारतीय यात्रियों को लेकर जमैका पहुंचा विमान वापस भेजा गया है। दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं थे स्थानीय अधिकारी, जिसके बाद इन्हें वापस भेजा गया। विमान में सवार थे 253 लोग। तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे शायद डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या फिर जो अधिकारी इनको लेकर जांच कर रहे थे वो इन डॉक्यूमेंट्स से संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसके बाद इन लोगों को वापस भेजा गया है। एनबीटी ने इस खबर को जगह आप विस्तार से बताइए प्रिया। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास एक खबर है, आप ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों। बिल्कुल, देखिए तस्वीर है और यहाँ पर लिखा है कि भारतीयों से भरी फ्लाइट जमैका ने इसलिए लौटाई और इसमें लिखा है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी में रजिस्टर्ड एक चार्टर्ड फ्लाइट बीती 2 मई को दुबई के किंगस्टन पर उतरी थी और इस उड़ान में कई भारतीय शामिल थे। इन लोगों के पास इनके ट्रैवल को लेकर पहले से बुकिंग भी थी, लेकिन लोकल प्रशासन को उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं लगे और इसी के बाद इस फ्लाइट और यात्रियों को उनके देश वापस भेजने के निर्देश दिए गए। 7 मई को ये फ्लाइट वापस दुबई भेजी गई। तो इस खबर को जगह दी गई है एनबीटी में। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। चौथे चरण में बंगाल में तैनात होंगी केंद्रीय बलों की 596 कंपनीज। 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 578 कंपनियों में से 430 को मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा, जबकि शेष 148 कंपनियों को त्वरित प्रक्रिया वहां पर जो टीम होती है उसमें किस तरीके से क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम के तहत इनको वहां पर लगाया जाएगा। क्योंकि चौथे फेज की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव होने वाला है इसके मद्देनजर, क्योंकि कई सारे ऐसे सेंसिटिव जोन भी हैं और बंगाल में अगर हम देखें तो कोई भी चुनाव वहां पर ऐसा नहीं होता जहां पर हिंसा की कोई खबर सामने ना आई हो। इसी के मद्देनजर केंद्र की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी है। जो सुरक्षा बल हैं उनको वहां पर अतिरिक्त तौर पर भेजा जाएगा, अलग अलग बूथों पर उनकी तैनाती होगी ताकि ये वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो सके। और देखिए ये तो ही बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा तीसरे चरण में जो छुटपुट घटनाएं आई थी सामने वो बंगाल से ही थी। ऐसे में अब आगे बाकी की चरण की अगर बात करते हैं तो वहाँ के उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि 8 सीटों पर मतदान होगा अगले चरण में, तो ऐसे में सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 430 कंपनियां पोलिंग बूथ पर यहाँ पर नजर आ रही हैं। 148 कंपनियां त्वरित टीम में भी शामिल होंगी। इस लिहाज से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल में कर लिया जाए, इस लिहाज से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए आगे बढ़ते हुए बात होगी अब ओपन जेल की, क्योंकि ओपन जेल कैदियों की बढ़ती भीड़ का समाधान है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट बोला ओपन जेल कैदियों की बढ़ती भीड़ का समाधान है। दिन में काम करके शाम को जेल
लौट सकते हैं। इससे साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो भी कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन जेल को बनाने से जेलों में बढ़ती कैदियों की जो संख्या है उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। कोर्ट ने कहा ओपन या फिर सेमी ओपन जेल कैदियों को दिन भर जेल परिसर से बाहर काम करने और शाम को वापस जेल में लौटने का ऑप्शन देती है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि ओपन जेल कैदियों को समाज में घुलने मिलने और उनके साइकोलॉजिकल प्रेशर को कम करने में भी मदद करेगी। साथ ही साथ कैदियों की जो आजीविका है उसमें भी सुधार इससे आएगा। देश भर में ओपन जेल का विस्तार हो, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है। जेल और कैदियों की हालत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा दौर में राजस्थान में ओपन जेल की व्यवस्था पर अच्छे ढंग से काम हो रहा है और कोर्ट ये चाहता है कि देश भर में इसी तरीके से ओपन जेल का विस्तार हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले के माध्यम से हम अन्य अदालत में चल रहे जेल और कैदी से जुड़े जो लंबित मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और जानकारी आपको देंगे। अब अरावली रेंज में खनन के नए पट्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है सख्त कदम। कमेटी का गठन करने का निर्देश भी इसमें दे दिया गया है। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन की मंजूरी। कमेटी 2 महीने के भीतर अपनी अब इसमें रिपोर्ट सौंपेगी। तो खनन के नए पट्टों के लिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी और इसको लेकर कमेटी 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपे, इसका भी आदेश दिया गया है अरावली रेंज को लेकर। और देखिए ये खबर, क्योंकि इस वक्त दैनिक जागरण मेरे पास है, फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह भी दी गई है और ये लिखा है कि अरावली रेंज में खनन के पट्टों के लिए सुप्रीम अनुमति ज़रूरी है। दरअसल आप देखिए, अरावली रेंज में बढ़ते खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह अहम फैसला दिया। अब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को अरावली रेंज में खनन के नए पट्टे देने अथवा पुराने पट्टों के नवीनीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। खनन जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहा है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की याचिका खारिज की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया है। वैवाहिक संबंध बनाए रखने के आधार पर पैरोल नहीं मिल सकती। हाईकोर्ट बोला कि ये काफी हानिकारक है। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून और जेल नियमों के दायरे में एक दोषी व्यक्ति अपने लिव इन पार्टनर से बच्चे पैदा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जबकि उसका जीवन साथी जीवित है और उसे पहले से ही बच्चे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा। तो देखिए हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें कही गई है, हमने आपको बताया। प्रिया, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। चेन्नई में देश की पहली सफल रोबोटिक साइटोडक्टिव सर्जरी सफल हुई है। 10 लाख में महज 2 लोगों में ये बीमारी होती है और 10 लाख लोगों में से 2 लोगों में ये जो बीमारी है उसका नाम है स्यूडोमाइकोमा पेरिटोनी। ऑपरेशन के बाद अपेंडिक्स में म्यूसिक ट्यूमर का पता चला और इसी के बाद एक बहुत वहाँ पर जटिल सर्जरी जो कि जिसको वहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि अब जो बड़ी खबर है और एक बहुत राहत वाली खबर है वो ये कि अब ये पूरी तरीके से जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रही है। पहली रोबोटिक साइटोडक्ट सर्जरी चेन्नई के डॉक्टर्स ने सर्जरी की है और क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि 10 लाख लोगों में 2 लोगों को होती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी रेयर थी और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां भी पेश आई, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे उनको सफलता हासिल हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 12% पात्र बच्चों को खसरे के टीके की डोज नहीं लगी है। पूर्वोत्तर से आए सबसे चौंकाने वाले आंकड़े। अध्ययन में जिला स्तर पर भी टीकाकरण को लेकर विविधता का पता चला है। 43,000 से ज़्यादा बच्चों के डेटा का विश्लेषण किया गया और लगभग 60% का जो पूर्ण टीकाकरण है वो हुआ है। अरुणाचल में 50% बच्चों को टीके की कोई डोज ही नहीं लगी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सरकार के, राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों की ओर से बाकायदा इसके लिए पूरा इंतजाम किया जाता है कि एक पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स होता है जो बच्चों को जैसे ही उनके जन्म के साथ शुरू होता है। लेकिन चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो ये है कि लगभग 60% ऐसे पात्र बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं। और हैरत की बात यह है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पूर्वोत्तर से जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 43,000 बच्चों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद लगभग 60% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। और अरुणाचल में तो 50% बच्चे ऐसे जिनको टीका लगा ही नहीं है खसरे का। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया की जांच जरूरी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि देश में 1 लाख थैलेसीमिया के मरीज हैं। सालाना करीब 10,000 नए मामले सामने आते हैं और ये कहा कि अगर समय पर पहचान हो जाती है तो इसके रोकथाम पर जोर दिए जाने की जरूरत है। दरअसल ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी आना जिसे थैलेसीमिया कहा जाता है और इसमें यह कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान इसकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समय पर जांच हो जाती तो इसको रोकना संभव है। तो समय पर अगर जांच करेंगे तो फिर इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करेंगे। बिहार के अररिया से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाबालिग शूटर गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान में फिरौती के केस में है वांटेड। देखिए, नाबालिग की है और शूटर है, और सोचिए अब किस तरीके से इस पूरे मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर ये बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो तमाम गिरोह के लोग हैं उन पर इस वक्त आप देखिए तेज़ी के साथ कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे गिरोह के सदस्य हैं जिन्हें धर दबोचा गया, जिससे ये माना जा रहा था कि जो बड़ी वारदातें होने वाली थी उनको पहले ही रोक दिया गया है। और अब रिमांड होम से ये जो नाबालिग शूटर बताया जा रहा है फरार हो गया था। अररिया के जोगबनी से इसको गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजस्थान के कई केस में ये नाबालिग शूटर मोस्ट वांटेड है। रिमांड होम से फरार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसको दबोच दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 14 राज्यों के 1000 लोगों से ठगी करने वाले 23 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया। अश्लील बातों में फंसाकर ठगी को अंजाम दिया करता था। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ चला रखा है अभियान। साइबर ठगों ने देश के 14 राज्यों में ठगी की। ठग सेक्स चैट के जरिए लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन कर देते हैं। इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कई लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी और ऐसे में ये पूरा जो गिरोह था वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था और कई राज्यों में ये लोगों को ठग चुका है। वैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, देश के 14 राज्यों में ये गिरोह पूरी तरीके से एक्टिव था। भरतपुर से 23 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर है कि इसका दायरा आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि पुलिस की तरफ से वहाँ पर एक बड़े ऑपरेशन के तहत ऐसे तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है जो कि इस पूरे केस में इन्वॉल्व होंगे। और जैसे शिकायत मिली उसके बाद एक ऑपरेशन के बाद इन तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, जो कि ये इस ओर इशारा करते हैं कि आखिरकार कितने गहरे पैट इन्होंने अलग अलग जगहों पर बना लिया था। 14 राज्यों में ये लोग काम करते थे और कई लोगों को सेक्स चैट के बहाने सेक्सटॉर्शन के जरिए यहाँ पर फंसाया गया था। और देखिए, इस तरह कई मामले सामने आए। आपको याद होगा कि लोगों को अवेयर भी किया गया और अब इस तरह के ठगों की गिरफ्तारियां भी लगातार चल रही हैं। पहले अश्लील बातें करते हैं और फिर सेक्सटॉर्शन का पूरा जो मामला है वो शुरू हो जाता है और ऐसे में लोगों के साथ में होती है ठगी और लोगों को मजबूरन लाखों लाखों रुपए भी देने पड़ते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है, क्योंकि जब इस तरह के मामले में फंसते हैं तो लोग कभी समाज की इज्जत, कभी घर वालों की इज्जत, कभी अपनी इज्जत के चलते इस तरह की ठगी में फंसकर उलझते रह जाते हैं। अब इस तरह के मामलों में पुलिस भी काफ़ी सक्रिय हो गई है और इस तरह के जो साइबर ठग है उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। भरतपुर से ही बात करें तो 23 साइबर ठग की गिरफ्तारी हुई है और भरतपुर में इससे पहले भी अब इस तरह के कई मामले सामने आते रहे। आगे बढ़ते हुए बात होगी इस्लाम की। इस्लाम में विवाहित को लिव इन की इजाज़त नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ का यह अहम फैसला है। पत्नी के जिंदा रहते लिव इन में पति नहीं रह सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इस्लाम का पालन करने वाला कोई भी शादीशुदा शख्स लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, वो भी ऐसी स्थिति में जब उनका जीवन साथी जीवित हो। इस्लाम में इस तरह के संबंधों की इजाज़त नहीं है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि इस्लाम में शादी के दौरान लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त नहीं है। अगर पुरुष और महिला अविवाहित और बालिग हैं तो बेशक स्थिति अलग हो सकती है और वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस AK श्रीवास्तव की पीठ ने यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन महिला के परिजनों ने खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और इस पर याचिका देखिए उनकी बेटी को अगवा कर उससे शादी करने के आरोप लगाए परिवार ने। इस पर याचिकाकर्ताओं ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि वो दोनों वयस्क हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट ने क्या कहा? इस दौरान पीठ को पता चला कि शादाब खान पहले से शादीशुदा है। उसकी 2020 में फरीदा खातून नाम की महिला से शादी हुई थी और दोनों को एक बच्ची भी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनकी पुलिस सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया और कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में इस तरह के संबंधों की इजाज़त नहीं है। और अब आगे बढ़ेंगे। शरीर में छिपाकर 15 करोड़ के कोकीन कैप्सूल ले जा रहा था अफ्रीकी नागरिक। मुंबई एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने किया है गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी है। DRI ने अफ्रीकी नागरिक से 15 करोड़ की कोकीन को जब्त किया है। तो शरीर में छिपाकर ले जाया जा रहा था, तब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। DRI ने बताया है कि पुख्ता सूचना के आधार पर
आरोपी को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूछताछ में उसने भी कबूल कर लिया है कि भारत में तस्करी के लिए उसने ड्रग्स युक्त कैप्सूल का सेवन किया था। अदालत की अनुमति के बाद आरोपी को सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर उसको आपको बता दें कि उसने खुद ने कबूल किया कि 15 करोड़ रुपए के 1468 ग्राम के कोकीन वाले 77 कैप्सूल को उससे प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कल से सरकारी स्कूलों में छुट्टी, कल से स्कूलों में होगी गर्मी की छुट्टियां। ऐसे में 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने जारी किए हैं निर्देश। तो देखिए अब गर्मी की छुट्टियां, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही, तो सरकारी जो स्कूल हैं कल से सभी बच्चों की छुट्टी रहेगी और 30 जून तक ये छुट्टी बच्चों की रहेगी। यानी कि बच्चे क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं छुट्टियों को, तो कल से फिलहाल बच्चों की छुट्टी होने वाली है। और देखिए बात होगी फैक्ट फाइल्स की, और इससे पहले एक बार जरा फिर से बाबा केदार के दर पर आपको लिए चलते हैं। बाबा केदारनाथ धाम की ये तस्वीर देखिए, हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ इस वक्त नज़र आ रही है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग डमरू बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त यहाँ पर है। बाबा केदार के दर पर लोग पहुँचे हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए कपाट खुल चुके हैं। 40 क्विंटल फूलों से बाबा केदार के धाम को सजाया गया और इस बीच लोगों की भारी भीड़ आप देखिए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचे। तो ये सीधे देखिए दर्शन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। भारत 24 के जरिए आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, केदारनाथ धाम की तस्वीरें जहाँ पर कपाट खुल चुके हैं, इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब बाबा केदार के जो भक्त हैं वो अपने ईष्ट की पूजा कर पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। हज़ारों की तादाद में आप लोगों को यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। बाबा केदारनाथ 6 महीने समाधि में रहते हैं और अब कपाट जब खुले हैं तो ये देखिए पूरे रीति रिवाज के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार हुई है और मंदिर में भक्त बाबा केदार के दर्शन लगातार कर रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए। गौरीकुंड 2 दिन पहले से ही हाउसफुल हो चुका है। भारी भीड़ को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरह की तस्वीर वहां पर है। हज़ारों की तादाद में लोगों के आने का अनुमान है। एक दिन में ही लगभग माना जा रहा है कि 15-15 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर लगभग पहुँचेंगे और उस लिहाज से भी तैयारियाँ की गई हैं। तो आज से यात्रा का श्री गणेश हो चुका है। शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। जो श्रद्धालुओं में बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं और देखिए लगभग जैसे मैंने जिक्र किया कि लगभग 15,000 अब जो श्रद्धालु हैं वो एक दिन में दर्शन करेंगे और उस लिहाज से तैयारियां की गई हैं। और ये देखिए तस्वीर एक एक करके जो भक्त हैं उनको अब दर्शन का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। इस 6 माही यात्रा के लिए कई सालों बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ मंदिरों के कपाट एक साथ खुल रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे और इन धामों पर दिन में तापमान 0 से 3 डिग्री है, रात में पारा माइनस में जा रहा है। बावजूद इसके भक्तों का जो हौसला है वो आप देखिए, भारी भीड़ है और लगातार आप देख रहे हैं कि पूरा वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ में लोगों का उत्साह कम होते हुआ नजर नहीं आ रहा। केदारनाथ धाम की देखिए अगर बात करें तो 16 किलोमीटर पहले स्थित गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। पूरा गौरीकुंड 2 दिन से हाउसफुल है। पिछले साल ये आंकड़ा 7 से 8,000 के बीच था। करीब 1500 कमरे हैं जो भरे हुए हैं। रजिस्टर्ड जो 5,545 खच्चर हैं वो बुक हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख